Hi dear learners of English, greeting. This is M. Rahman and you are attending ORAC classes of English language. We welcome you to the story number 4, The Enemy, that is written by Pearl S. Buck and that is taken from NCERT class 12 textbook Vistas. स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में हम आपको समरी बता रहे हैं हिंदी में, ताकि आपको चैप्टर की स्टडी करना आसान हो जाए। वे स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश में वीक हैं, उनको यदि वे हिंदी में एक बार स्टोरी को समझ लेते हैं तो इंग्लिश समझना आसान हो जाता है। तो इस लिहाज से हमने अपनी इस स्टोरी को 20 पार्ट्स में बांटा है और 13 पार्ट्स हम अपने पिछले 2 सेशंस में पूरे कर चुके हैं। इससे पहले कि हम इस 13 पार्ट को आगे बढ़ाएं, हम आपको बता दें कि किस तरह से ये स्टोरी आगे चलती है। इस स्टोरी में डॉक्टर सदाव, जो कि एक जापानीज डॉक्टर हैं, डॉक्टर सदाव अपने दरवाजे पर खड़े हुए होते हैं रेलिंग पर, जबकि उनका घर जो है समुद्र के किनारे पर बना हुआ है। तभी वह देखते हैं कि एक अजनबी लहरों के द्वारा समुद्र तट पर फेंक दिया जाता है। जब वह वहां पर जाकर के देखते हैं तो वह पाते हैं कि वह तो एक अमेरिकन है और वह अमेरिका की नेवी का एक सिपाही है, जो कि समुद्र में बाहर लहरों द्वारा फेंक दिया गया है। देखने पर यह भी पता चलता है कि उसको गोली लगी हुई है और गोली से उसके कमर में गहरा घाव है और उस घाव को उन चट्टानों पर जो नुकीली पहाड़ियां थी ने और ज़्यादा घाव को बढ़ा दिया है। डॉक्टर सदाव के अंदर ये बात तो नहीं कि वे देशभक्त नहीं थे, वह जापान से बहुत प्यार करते थे और ये बात उनको उनके बचपन से उनके खून में मिली थी उनके फादर की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर सदाव के अंदर एक डॉक्टर वाला हृदय भी था और डॉक्टर ये माना जाता है कि इस संसार में भगवान के बाद कोई दूसरा प्राणी होता है जो कि किसी दूसरे की जान बचाने में सक्षम होता है। तो डॉक्टर सदाव को लगता था कि यदि कोई भी व्यक्ति कभी परेशानी में है तो उसकी देखभाल की जानी ज़रूरी है। डॉक्टर सदाव कश्मकश में थे, वह लगातार संशय में थे कि क्या करें क्या ना करें। क्या उस एनिमी को उठा करके, एनिमी इसलिए कहा चूँकि वह अमेरिकन था और जापान और अमेरिका की दुश्मनी चल रही थी वर्ल्ड वॉर के दौरान, वह उसे उठा करके वापस समुद्र में फेंक दें या ना फेंक दें, यही उनके दिल दिमाग में चल रहा था। और हाना भी सदाव की नेचर वाली ही स्त्री थी जो कि उनकी पत्नी थी। उन्होंने भी कहा कि क्यों ना इसको उठा करके फेंक दें, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के हृदय में उस व्यक्ति के लिए हमदर्दी थी, दया थी और फाइनली वे उसको घर ले आए। हालांकि उनको ये डर था कि उनके नौकर जो है बगावत कर सकते हैं और दिक्कत कर सकते हैं यदि वे पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं तो डॉक्टर सदाव जो है एक ट्रेटर या देशद्रोही कहलाएंगे, जो कि डॉक्टर सदाव के जीवन के लिए एक खतरनाक बात हो सकती थी। अब देखते हैं कि पॉइंट नंबर 13 में स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है। हमने अपने लिसनर्स को बताया था कि हमने इस चैप्टर को वेरियस पार्ट्स में तोड़ा है। इस पार्ट नंबर 13 को हमने टाइटल दिया है डिसीजन ऑफ द सर्वेंट्स। जैसे कि अभी हमने बताया था कि सर्वेंट्स कैसे विद्रोह कर देते हैं या कैसे अपने मालिक सदाव और हाना की बात मानने से किस अंदाज में मना करते हैं, ये देखेंगे हम इस पार्ट में। यहाँ पर होता है जैसे ही आपका पार्ट 12 फिनिश होता है तो 12 पार्ट के इस लास्ट पोर्शन में आपने पाया कि डॉक्टर सदाव पहली बार टॉम से मिलने आता है और उसके टांके वगैरह चेक करता है और उस समय जो टॉम है वह पूरे होश में होता है और होश में होने के बाद वह डॉक्टर सदाव को थैंक यू बोलने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर सदाव उसको ऐसा दिखाता है जैसे कि मानो टॉम के अंदर डॉक्टर सदाव को कोई इंटरेस्ट नहीं है और वह अपना बिटर लाइन मतलब अपने चेहरे पर कड़वाहट लिए दीवार की तरफ मुंह कर लेता है। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं पॉइंट नंबर 13 में और हम देखते हैं कि जब सदाव ये गुफ्तगू कर रहे थे, जब ये बात कर रहे थे उस टॉम से जो कि उनका एनिमी था, पेशेंट था, आप कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर, तभी आउटसाइड द डोर हाना वॉज वेटिंग फॉर सदाव। तो सदाव का वेट कर रही थी हाना बाहर और सदाव ने महसूस किया कि हाना जो है कुछ दिक्कत में है। तो इसी समय हाना ने कहना शुरू किया, सदाव, यूमी ने मुझे बताया है कि वे लोग यहाँ पर नहीं रुकेंगे यदि यह आदमी यहाँ पर रहता है। उन लोगों को इस आदमी के यहाँ पर रहने पर विरोध है और उन्होंने कहा कि जब तक ये रहेगा हम यहाँ पर नहीं रहेंगे।
और उन लोगों का कहना है कि मैं और आप अमेरिका में इतने दिन तक रहे हैं कि हम शायद अपने कंट्री को भूल गए हैं। उन्हें लगता है कि हम अमेरिकन को चाहने लगे हैं। डॉक्टर सदाव ने बड़ी सख्ती से कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अमेरिकन हमारे दुश्मन हैं। हमने ये माना कि हम अमेरिका में पढ़े लिखे हैं और हमें यह भी सिखाया गया है डॉक्टर होने के नाते, यदि कोई मुसीबत में है और मर रहा है तो हम उसकी मदद करें, और इसी वजह से हम उसकी मदद कर रहे हैं। हाना ने बड़ी चिंता से कहा, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि सर्वेंट्स इस बात को नहीं समझ सकते हैं, और न समझने का कारण है कि वे इतने शिक्षित नहीं हैं। इस बात पर सदाव ने एग्री किया, हाँ, वे नहीं समझेंगे। दोनों ही जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे अपने नौकरों के बारे में, उनको समझ नहीं आ रहा था कि इससे आगे वो क्या बात करें। अब जब नौकरों ने काम करना छोड़ दिया था तो दोनों को ही हाउस होल्ड ड्रैग डाउन, मतलब घर का काम दोनों को ही खींचना पड़ा। और इस समय क्या था कि जो सर्वेंट्स थे वह कुछ ज्यादा ही बारीक निगाह वाले हो गए थे। उन्होंने अपने मालिकों पर बारीकी से निगाह रखनी शुरू की थी। नौकर लोगों ने एक तरीका अपनाया था कि उन्होंने जो बातों के अंदर नरमी थी उसे तो नहीं छोड़ा था, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही गहराई से ऑब्जर्व करने वाले बन गए थे। उनकी आंखें लगातार सारी एक्टिविटीज पर लगी रहती थीं और वह बहुत ही दया से, यानी कोल्ड अपॉन का मतलब होता है कि उनके आंखों में जो अपनापन था वह दूर हो गया था। द ओल्ड गार्डनर, अब उन नौकरों में एक उनका पुराना माली भी था, और माली का यह कहना था कि हमारे मालिक को यह अच्छे से पता है कि उन्हें आखिर क्या करना चाहिए। अब ये जो गार्डनर है, इसका जो पोर्शन हम आपको बताने जा रहे हैं, ये आपके एक आंसर में काम आ सकता है। इस पूरे पोर्शन को ध्यान से आप सुनिएगा। वह जो काम करता था वह डॉक्टर सदाव के पिता के समय से काम करता था, और डॉक्टर सदाव उस समय बहुत छोटे से बच्चे थे। वह इस समय उनके फूलों में उसने बहुत ज़्यादा समय गुजारा था, और वह मोस गार्डन का स्पेशलिस्ट था। मोस गार्डन एक विशेष प्रकार की घास होती है जो कि सॉफ्ट और वेलवेट जैसी होती है, जो कि जापान में समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में उगाना जिसको इजी होता है का वह स्पेशलिस्ट था। और सदाव के फादर को मोस गार्डन बहुत ज़्यादा पसंद था, और उन्होंने जापान का फाइनेस्ट मोस गार्डन अपने घर के सामने बनवाया था। और वह उस जो मोस गार्डन था उसमें जहां पर ये मोस लगी हुई थी वह बिल्कुल कारपेट की जगह लगा हुआ होता था, और उसकी सफाई की जाती थी कि कहीं भी एक भी पाइन की लीफ या उसका कोई भी तिनका इस वेलवेट वाले सरफेस को नष्ट न कर दे। अब यहाँ पर जो गार्डनर है वो लगातार बड़बड़ा रहा है और बात कर रहा है कि मेरे जो मालिक के बेटे हैं उनको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। ये कहते कहते उसने एक कली तोड़ी और अब आगे बात जारी रखी। When the man was so near, जब यह आदमी इतना डेथ के नजदीक था तो उन्होंने उसका खून क्यों नहीं बहने दिया, उन्होंने इसको मरने क्यों नहीं दिया। अब इसके बाद वह लगातार अपनी बातें कर रहा है और अपना काम भी कर रहा है कि हमारे यंग मास्टर जो हैं, हमारे जो मालिक हैं डॉक्टर सदाव, शायद वह अपनी सर्जरी पर, अपने डॉक्टर होने पर उनको इतना घमंड है कि वह किसी की भी जिंदगी बचा सकते हैं। ये एक तीखा कमेंट है डॉक्टर सदाव के ऊपर, जो कि बहुत आहिस्ता आवाज में बहुत टेढ़ी बात दर्शाता है। द कुक सैड कंटेम्पचुअसली, ये बात उनके कुक ने कही। अभी आप जो सुन रहे थे सारी बात वह उनके गार्डनर की थी, उनके कुक ने भी उसके अंदर एक बात मिलाई कंटेम्पचुअसली, बड़ी नफरत के साथ। अब इसी समय शी स्प्लिट अ फाउल स्नैक स्किलफुली एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स। अब क्या हुआ कि जो बर्ड्स होती थी वह उनके लंच वगैरह में काम में आती थी, लेकिन किसी भी बर्ड का जो खून है अगर वह आप इस विस्टेरिया वाइन जो कि एक प्रकार की बेल होती है में अगर ये खून डालें तो उसके लिए एक अच्छा फर्टिलाइजर का काम करती थी। और गार्डनर इस बर्ड के जो आपकी जल मुर्गियां होती हैं, ये वाटर बर्ड्स होते हैं जो जल में आकर के बैठते हैं, कि एक बूंद भी खून को वेस्ट नहीं करना चाहता था। और उस बर्ड के एक एक बूंद को उसने विस्टेरिया वाइन में डाला और उन दोनों की कॉन्वर्जेशन चलती रही। यूमी ने कहा कि ये तो बच्चे हैं जिनके बारे में हम सोच रहे हैं। अब ये यूमी और ये सारे लोग आपस में धीमे धीमे करके बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी बात की टोन इतनी तेज है कि इनके मालिकों के कान में चली जाए। और यूमी ने आगे अपनी बात बढ़ाई कि क्या होगा इन बच्चों का यदि डॉक्टर सदाव को एक ट्रेटर के रूप में, एक देशद्रोही के रूप में गवर्नमेंट मान लेती है।
और इन लोगों का पर्पस था कि किसी भी तरह से इनकी इन बातों को इनके मास्टर्स जो इनके मालिक लोग हैं वह सुन लें और सुनने के बाद वह अपना डिसीजन लेने में सक्षम हो और इन बातों को कुछ छिपते हुए, कुछ छिपाते हुए और कुछ दर्शाते हुए करने का उद्देश्य यही था कि बिना कहे उनके मालिकों के कान में जो नौकरों की राय है वह पहुंच जाए। और उनको जो इस टॉम के लिए, जो कि अमेरिकन था, जिसकी डॉक्टर सदाऊ ने ऑपरेशन जिसका किया था, वह उसके लिए बड़े ही भावनात्मक जोड़ जो था डॉक्टर सदाऊ का, उसे वे बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। शी हैड कम टू थिंक हिम एज ए प्रिजनर, और उन्हें लगता था कि यह तो जेल में होना चाहिए, ये एक प्रिजनर है। हालांकि हाना भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती थी उस टॉम को, लेकिन कुछ इंसानियत होती है और इस इंसानियत के वजह से हाना ने ये सारी हेल्प की थी, आप समझ सकते हैं। और हाना ने भी लेट मी टेल यू दैट माई नेम इज टॉम, और जब इम्पल्सिवली, मतलब जब टॉम को लगा कि ये लोग मेरे में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो उसने भी थोड़े तीखेपन से कहा कि अगर मैं अपना नाम बता दूं कि मेरा नाम टॉम है तो शायद सही रहेगा। शी हैड, और हाना ने टॉम की इस बात को सुनकर के दूर से ही सिर हिलाया और बहुत ज्यादा उसने जवाब नहीं दिया। हाना ने देखा कि हाना के इस रेस्पॉन्स से टॉम के ऊपर थोड़ा सा ऐसा असर पड़ा कि उसे ऐसा लगा कि वह हर्ट हुआ और उसकी कोई रेस्पेक्ट वहां उसको नहीं मिली। वास्तव में ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस, वह व्यक्ति खुद एक जापानीज के घर में बड़ी समस्या के अंदर था। आप समझ सकते हैं कि अगर टॉम डॉक्टर सदाव के लिए दुश्मन था तो डॉक्टर सदाव भी टॉम के लिए दुश्मन हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही ऐसी भावनाओं से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक एक की मदद कर रहा है और दूसरी मदद ले रहा है। तो एक एहसानमंद है तो दूसरा डॉक्टर होने का फर्ज निभा रहा है। कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर है। अब जहां तक डॉक्टर सदाव का संबंध है, वह हर दिन आया करता था डॉक्टर वाले फर्ज को निभाने के लिए और इसके क्या स्टिचेस का मतलब है टांकों को देखा करता था। और अब लास्ट स्टिचेस भी अब उसकी जो निकाल दी गई थी, यानी टांके निकाल दिए गए थे और जख्म भरने लगा था। डॉक्टर सदाव का कहना था कि 15 दिन के अंदर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और यह कह करके डॉक्टर सदाव अपने ऑफिस की तैयारी करने लगे। अब यहाँ पर एक नया दौर शुरू होने वाला है जो कि आपको नेक्स्ट 40 नंबर में देखने को मिलने वाला है, सुनने को मिलने वाला है। वह नया दौर क्या है कि डॉक्टर सदाव ने जो भी एक्टिविटीज की हैं, डॉक्टर सदाव चाहते हैं कि वह उनके चीफ ऑफ द आर्मी जनरल टकीमा को यह सारी सूचना दे दें। अब होता यह है कि इस सारी रिपोर्ट को डॉक्टर सदाव बैठकर टाइप कर रहे हैं और लिख रहे हैं, और वह अपने लेटर के अंदर लिखते हैं कि फरवरी की 21 तारीख को एक प्रिजनर भागा और भागने के बाद समुद्री लहरों द्वारा उसके घर के सामने ला करके फेंक दिया गया। उसने ये लिखना ही शुरू किया और इतना लिखा था, फिर उसने इस लेटर को अपनी एक सीक्रेट ड्रॉवर में डाल दिया और इस अनफिनिश्ड लेटर को उसने बंद कर दिया। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 14 हमने डाला है और पॉइंट नंबर 14 के अंदर हमने लिखा है फर्स्ट हैपनिंग। अब पहले तो इन्होंने डिसीजन लिया कि इस टॉम को हम ऑपरेट करें, ऑपरेशन हो गया, वह ठीक भी होने लगा। एक हफ्ता गुजरा था कि फर्स्ट हैपनिंग, पहली घटना उनके घर में घटित हुई। देखते हैं ये पहली घटना क्या है। ऑन द 7th डे आफ्टर दैट, यानी जब उन्होंने लेटर लिखा और वह जो टॉम था उसके टाँके कट गए, तभी क्या हुआ, वहां पर 2 थिंग्स हैपन हुई। पहली ये हुई कि 7th डे में सारे सर्वेंट्स इकट्ठा होकर के अपने सामान को एक बड़े से चौकोर कपड़े में बांध करके वहां से घर छोड़ करके चले गए। हाउस साफ नहीं हुआ था, फूड प्रिपेयर नहीं हुआ था, और इस सब का मतलब हाना जानती थी कि क्या है। इट मीन जब आप सुबह को उठें और जो नौकरों की जो डेली दिनचर्या है उसका एक भी अंश आपको हुआ हुआ ना मिले, तो सीधा सा मतलब है कि नौकर अब अपनी अति पर आ गए हैं और वह काम छोड़ करके चले गए हैं। हालांकि हाना जो थी बहुत ही सोच में पड़ी हुई थी, वह भयभीत भी थी, लेकिन उसे कहीं ना कहीं अपनी मालकिन होने का गर्व भी सुरक्षित रखना था। वह नौकरों के सामने अपना आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए वह पूरे गर्व के साथ, पूरे एक सम्मान के साथ किचन में पहुंची। उसने अपने नौकरों को का हिसाब कर दिया। यहाँ पर पेड देम ऑफ आप नोट कर सकते हैं, नौकरों का हिसाब कर दिया। और
नौकर चूंकि इनके वफादार थे, पुराने थे और कहीं ना कहीं नौकर सही भी थे कि डॉक्टर सदाव को नहीं रखना चाहिए, लेकिन कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि कुछ ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जो कि समय का डिमांड होते हैं। वैसे ही डॉक्टर सदाव ने भी किया। ये इनमें से जो यूमी थी वह अभी रो भी रही थी और द कुक एंड द गार्डनर, और जैसे कि भी आपने पीछे कन्वर्सेशन सुना था कि जो कुक है रसोइया और जो गार्डनर है सदाव का, उन्होंने बचपन से सेवा किया था और यूमी बच्चों के लिए परेशान थी, रो रही थी और वह इतनी परेशान थी कि वह जाते जाते भी हाना के पास लौट कर आई और उसने कहा कि अगर बच्चे रोएं तो आप जो है मुझे बुला लिएगा और हो सकता है कि बच्चे रात में परेशान करें तो आप मुझे घर से बुला लेना। हाना ने बड़े मुस्कुराते हुए बड़ी तहजीब के साथ उन नौकरों को धन्यवाद दिया, लेकिन हाना ने अपने ही अंदर अपने आप को समझाया कि बेबी कितना भी रोए वह इस नौकरानी को बुलाने वाली नहीं है। अब दिनचर्या कैसे कटे? दिनचर्या ऐसे कटे चूंकि नौकर तो इस फर्स्ट हैपनिंग के अंतर्गत जा चुके थे। जो है हाना ने ब्रेकफास्ट बनाया, सदाव ने बच्चों को संभालने में मदद की। दोनों बोलते भी क्या आपस में, हालांकि सोच रहे थे क्या बात करें, लेकिन किसी भी विषय पर उन्होंने आपस में कोई बात नहीं की और दोनों के माइंड में केवल एक ही बात चल रही थी कि प्रिजनर। हाना ने काम करते करते फिर अपना जो डाउट था, एक एंग्जाइटी थी, वो डिस्प्ले किया और हाना को बोला कि जब नौकर सब कुछ इतना क्लियरली देख रहे हैं तो फिर हम पढ़े लिखे लोग इस टॉम के बारे में जैपनीज, प्योर जैपनीज और देशभक्त होने के बाद भी पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं, ऐसा क्यों? सदाम ने इस बात का कोई आंसर नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब आप किसी काम को पसंद नहीं करते और आपको वह काम करना पड़ता है तो फिर आप कहीं ना कहीं थोड़े से हार्श हो जाते हैं और यही स्थिति सदाव की भी थी। सदाव ने बड़े तीखेपन से टॉम से कहा कि अब तुम अपने कदमों पर खड़े हो सकते हो, मैं चाहता हूं कि तुम 5 मिनट के लिए रोजाना खड़े हो, थोड़ा सा चलना शुरू करो और अगर आप 5 मिनट चलते हो तो शायद कल आप इसका टाइम बढ़ा लेंगे और इस तरह से धीमे धीमे करके तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और तुम्हें चलना आसान हो जाएगा। सदाव ने अभी भी टॉम के इस नौजवान चेहरे के अंदर एक जो डर की लहर महसूस करी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उस लड़के ने, जिसका नाम टॉम था, ने इस बात को मान लिया कि ठीक है मैं टहला करूंगा और ऐसा लग भी रहा था कि वह ऐसा करेगा। डॉक्टर सदाव की इस टॉम ने यहाँ पर थैंक यू बोलने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर सदाव ने उसको ऐसे दिखाया जैसे कि उसको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी भी इस लड़के अमेरिकन के आंखों में एक ऐसा डर देख रहा था जैसे कि किसी एनिमल के माइंड में, जैसे एनिमल की आंखों में दिखाई देता है और उसके जो गले के ऊपर के कुछ जख्म थे वह उसकी सोच और धड़कनें बढ़ने की वजह से लाल हो गए थे। सदाव ने सोचा कि ये कैसे निशान हैं इसके गले पर। सदाव का ध्यान पहली बार इन निशानों पर गया था, लेकिन सदाव ने इन निशानों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछा। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 15 पर। तो इस चैप्टर के इस पॉइंट नंबर 15 को हमने लिखा है सेकंड हैपनिंग। तो पहली हैपनिंग आपने देखा कि 7th डे में सारे सर्वेंट जा चुके थे। सेकंड हैपनिंग में जनरल टकीमा के यहाँ से एक जो मैसेंजर है वो आता है और दरवाजे पर इस यूनिफॉर्म पहने हुए अर्थात पुलिस वाले को देख करके हाना तो बुरी तरह डर गई थी। उनकी जो सांसें थीं ऐसा लगता था जैसे कि रुक गई हों। सदाव ने अपना ध्यान किताब से हटाया और उस मैसेंजर की तरफ देखा। वह उसके ऑफिस में था। द अदर पोर्शन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन इन द गार्डन फॉर द सदर्न सनशाइन, और ये उनके घर का वह नक्शा है जिस तरफ से वो आया था। जब हाना दौड़ करके सदाव के पास गई और वह एक भी शब्द नहीं बोल पा रही थी, तभी उन्होंने इशारा करके कहा, देखो वहां पर मैसेंजर आया है और गार्डन में है। और हेल्पलेसली, बड़े बेचारेपन से, न बोल पाने की वजह से हाना ने इशारा करके बताया। सदाव ने अपनी निगाहें किताब से ऊपर उठाई और उस नौकर से बात की। इस समय सदाव अपने घर के एक उस पार्ट में थे जिसको उन्होंने ऑफिस बनाया हुआ था। मैसेंजर अंदर आया, उसने सदाव को कुछ दिया। सदाव ने पूछा यह क्या है, और मैन की इस यूनिफॉर्म को देख करके वह खुद परेशान था, यानी वह समझ गया था कि जनरल टकीमा का यह व्यक्ति है
और उसने मैसेज दिया कि आपको पैलेस में बुलाया गया है। पैलेस का मतलब है कि जनरल टकीमा ने डॉक्टर साहब को याद किया है। द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन। फिर जैसे ही उस मैसेंजर ने कहा कि जनरल जो है दोबारा से दर्द में हैं, तो हाना ने सुकून की सांस ली। अब आप समझे कि किसी के, अब आप ये सोच सकते हैं कि कोई अगर दर्द में है तो सुकून की सांस क्यों ली हाना ने। तो बात कहने की यह है यहाँ पर कि जैसे ही वो पुलिस की यूनिफॉर्म में मैसेंजर आया तो लगा था कि नौकरों ने जाकर पुलिस को बता दिया है और जनरल टकीमा ने डॉक्टर सदाव को गिरफ्तारी के लिए या किसी भी पूछताछ के रीजन से तुरंत जवाब मांगने के लिए तलब किया है। लेकिन रियलिटी में जब मैसेंजर ने बताया कि जनरल एक बार फिर बीमार है, और आप जानते हैं कि जनरल की बीमारी की वजह से ही डॉक्टर सदाव को जापान के अंदर रोका गया था, नहीं तो उनको ट्रूप्स के साथ दूसरे देशों में फौज के साथ वहां पर जाना था। तो अब हाना की सांस में सांस आई। अब मैसेंजर ने एक्सप्लेन किया कि बस इतना। अब मैसेंजर से डॉक्टर सदाव ने कहा बस इतना ही। तो इस पर मैसेंजर ने बड़े अजीब तरह से चौंक कर कहा क्या ये काफी नहीं है। आई थिंक कि आप लोग बात समझ रहे होंगे कि बस इतना ही। अब डॉक्टर सदाव का बस इतना ही कहने का मतलब यह था कि कोई और बात तो नहीं है, जबकि इस बात को मैसेंजर ने ऐसे लिया कि जनरल टकीमा परेशानी में है और आप कह रहे हैं बस इतना ही। ये कंफ्यूजन यहाँ पर था। इस पर जो है हाना ने जवाब दिया कि हाँ नो इशू, हम समझ गए हैं, आई एम सॉरी, मैं बहुत इस बात को लेकर के दुखी हूँ कि मैंने ऐसा बोला। जब डॉक्टर सदाव गुड बाय कहने के लिए आए तो वह किचन में थीं, बट डूइंग नथिंग, लेकिन कुछ नहीं कर रही थी। द चिल्ड्रन वर असलीप, बच्चे सो चुके थे और वह थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए बैठ गई थी क्योंकि सुबह से कुछ ज्यादा काम करके वे ज्यादा ही थक चुकी थीं। यहाँ पर हाना कहती हैं कि मुझे तो लगा था कि वह मैसेंजर आपको अरेस्ट करने के लिए आया है। उसने अपनी गहरी आंखों से, काफी चिंतित आंखों से डॉक्टर सदाव ने घूरा। आई मस्ट गेट इट ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, और हाना से कहा कि तुम्हारी खातिर इस इंसान से मैं जल्दी ही छुटकारा पाऊंगा। वह बड़े डॉक्टर सदाव बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे और किसी भी तरह से मैं मैनेज करूंगा कि इस आदमी से छुटकारा पालूं। अब आप देखेंगे कि जो पॉइंट नंबर 16 है ये अपने आप में बहुत ज्यादा अहम है, और इस पॉइंट नंबर 16 को हमने टाइटल दिया है मीटिंग विद जनरल, और इन जनरल का नाम है जनरल टकीमा। तो पॉइंट नंबर 16 में डॉक्टर सदाव गोज टू सी द जनरल, सीधे सीधे जनरल के पास बैठे हुए हैं। बीच की स्टोरी आपको नहीं लिखी गई है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर जनरल सेड वीकली, यहाँ पर जनरल कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं समझता हूँ, और चूंकि मैंने भी प्रिंसटन से डिग्री ली है, सो फ्यू जापानीज हैव, जैसा कि बहुत कम जापानीज ऐसा करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है कि जर्मनी में जो की जाने वाली पढ़ाई है उसका जापानीज लोगों की क्या सोच पर असर पड़ता है, और जो जापानीज अमेरिका से पढ़कर आते हैं तो अमेरिका के लोगों की सोच कैसी है और अमेरिका की सोच का जापानीज पर क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पर डॉक्टर सदाव की एजुकेशन के बारे में बात चल रही थी। डॉक्टर सदाव ने अपने जो एमएस किया था वह अमेरिका से किया था, और अमेरिका के लोग सेंटिमेंटल कहलाते हैं जबकि जर्मन के लोग रूथलेस कहलाते हैं। तो इसी पर जो जनरल टकीमा है कह रहे हैं मैंने भी प्रिंसटन से डिग्री ली थी और ऐसी डिग्री जापानीज लोग बहुत कम लेते हैं। इस पर डॉक्टर सदाव कहते हैं एक्सीलेंसी का मतलब है जैसे कि आप कहें महाराज जैसा कोई भी शब्द जो किसी बहुत ही हायर रैंक के आदमी के लिए कहा जाए। योर एक्सीलेंसी, मुझे इस बात से फॉर द मैन, मुझे उस आदमी से कोई लेना देना नहीं है, सदाव ने कहा। और लेकिन बात यह है कि उसका ऑपरेशन बड़ा सक्सेसफुल हुआ। ऑपरेशन बड़ा सक्सेसफुल हुआ सदाव ने इसलिए कहा ताकि जनरल टकीमा पर इस बात का असर पड़े कि डॉक्टर सदाव का जो हाथ है ऑपरेशन को लेकर वह बहुत अच्छा है। जनरल ने इस बात को मान भी लिया, हाँ इट ओनली मेक्स यू फील मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी, और इस बात का स्वयं जनरल ने एक्सेप्टेंस दिया, इस बात को इकरार किया, मान लिया कि हाँ इसी वजह से तो तुम मेरे लिए ऐसे हो जिसे मैं छोड़ नहीं सकता। और फाइनली मैं ये भी मानता हूं कि तुम अपनी सर्जरी वाले कार्य में बहुत ही स्किल्ड हो। यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे,
क्या आपको लगता है कि यदि मेरे को ऐसा ही एक आध अटैक और पड़े तो क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा? एक डॉक्टर सदाव के डॉक्टर होने की हैसियत से जनरल टकीमा ने डॉक्टर सदाव से पूछा। इस पर डॉक्टर सदाव ने सीधा सीधा जवाब दिया कि योर एक्सीलेंसी, अगर अब कोई भी अटैक आया तो मुझे नहीं लगता कि आप बच पाएंगे, लेकिन यह बात निश्चित है कि मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। और जनरल ने देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, द जनरल सेड विद एंजाइटी। अब इस बात पर जनरल ने बड़ी चिंता के साथ कहा, डॉक्टर साहब आप भी चिंता मत करना, विश्वास रखना, मैं आपको भी कुछ नहीं होने दूंगा। अर्थात जनरल को ये बात पता थी कि जनरल की लाइफ डॉक्टर सदाव के हाथ में है। अगर वो डॉक्टर सदाव के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेता है तो डॉक्टर सदाव डॉक्टर होने के नाते उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस पर जनरल टकीमा ने सदाव से कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आप देख रहे हैं, ही सेड विद एंजाइटी, और विच मीन दैट वॉज इन डीप थॉट। इसका मतलब था कि वह व्यक्ति बहुत ज्यादा विचार में घिरा हुआ था। जनरल ने कहा, तुम्हें अरेस्ट तो नहीं किया जा सकता। अपनी आंखें बंद करते हुए वे बोले, अगर तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है नेक्स्ट डे तो फिर मेरे ऑपरेशन का क्या होगा? तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन के बारे में सोचता है, लेकिन डॉक्टर सदाव एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन में सोचे बिना, अपने जीवन के बारे में सोचे बिना वो काम कर लिया जो कि हर व्यक्ति के करना बस का नहीं था। सदाव ने बड़ी ईमानदारी से सजेस्ट किया कि योर एक्सीलेंसी, मेरे अलावा तो जापान के अंदर बहुत सारे और सर्जन्स हैं, अर्थात अगर आप मुझे कोई सजा पनिशमेंट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इस पर जनरल ने रिप्लाई किया, नहीं नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम अच्छा ऑपरेशन करोगे। मुझे मालूम है कि इस जापान के अंदर जितने भी अच्छे सर्जन्स हैं वो सब जर्मन से ट्रेंड होकर के आए हैं। इस पोर्शन को आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके आंसर्स के लिए अच्छा होगा। और अगर मैं मर भी गया तो ये जर्मनी से आए हुए ट्रेंड सर्जन्स कहेंगे ऑपरेशन सक्सेसफुल है, और मुझे इनके इस ओपिनियन के बारे में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। उसने सांस लेकर कहा। उसने किसने? जनरल टकीमा ने। और ये बड़ी दया की बात है कि जर्मन लोग जो होते हैं ये रुथलेस होते हैं, और ये अमेरिकन जो होते हैं ये थोड़े इमोशनल सेंटिमेंटल होते हैं। इन दोनों का जो जोड़ है वह सही से नहीं बैठता। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू द एग्जीक्यूशन, फिर तो आप अपने इस प्रिजनर को जो है सजा के लिए सौंप दें। येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी व्हाइल आई वाज अनकॉन्शियस। और अगर ऐसा हुआ और अगर उसको पुलिस को अभी सौंप दिया गया तो क्या मैं ये इस बात पर श्योर हो सकता हूं क्या तुम मेरी बेहोशी के समय में मुझे मार नहीं दोगे? जनरल टकीमा ने हंसते हुए इस बात को डॉक्टर सदाव के माइंड में डाला, अर्थात हंसते हंसते यह गंभीर बात उसने पूरी कर दी। जनरल के अंदर एक अलग ही तरह का मजाक करने का सेंस था। एज जैपनीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, और उसने पूछा कि क्या जैपनीज होने के साथ तुम रुथलेसनेस और सेंटिमेंटलिटी को एक साथ जोड़ नहीं सकते? सदाव ने मुस्कुराया और बोले, योर एक्सीलेंसी, इस बात को लेकर के मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन आपकी खातिर मैं जरूर कोशिश करूंगा। जनरल ने अपना सिर हिलाया और बोले, आई हैड रेदर नोट द टेस्ट केस। हाँ, और फिर उन्होंने एक बात डॉक्टर सदाव के माइंड में डाली, मेरे ऊपर ट्रायल मत करना तभी जब आपको यह काम पूरी अच्छी तरह से करना आता हो। एक्चुअली जो ये जनरल टकीमा हैं ये एक बहुत ही सुपीरियर जनरल हैं, और बहुत सारी जो विक्ट्रीज हैं जापान के अंदर वह इनकी देख रेख में और इनके कमांडिंग पावर की वजह से मिली थी। इसलिए आप देखते हैं जब कोई व्यक्ति एक के बाद एक सक्सेस देता रहता है तो लोगों की इनसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। वैसे ही जापान की गवर्नमेंट की जनरल टकीमा के साथ थी। तो जनरल टकीमा किसी भी तरह से रिस्क नहीं लेना चाहते थे। एक तरफ जनरल टकीमा को अपनी लाइफ बचानी थी, दूसरी तरफ डॉक्टर सदाव के बारे में भी सोचना था ताकि डॉक्टर सदाव की सेवा वह अपने उस समय में भी जब वह बेहोश हों ले सकें। और जनरल टकीमा ने यह बात कही, ये बड़ा दुर्भाग्य का दिन था कि वह आदमी स्वयं ही तुम्हारे दरवाजे पर आकर टपक गया। उन्होंने बड़ी चिड़चिड़ाहट के साथ कहा, जैसे कि आप कभी कभी हेट के साथ कहते हो शिट, कि उस आदमी को ही वहीं पर आकर गिरना था। डॉक्टर सदाव ने बड़े आराम से कहा, हाँ एक्सीलेंसी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यह बहुत ही अच्छा होता कि वह कहीं और मर गया होता या मार दिया जाता। जनरल ने कहा, नहीं नहीं, यह तुम्हारे द्वारा नहीं मारा जाना है।
बट कोई ऐसा मारेगा जो उसे नहीं जानता है कि वह कौन है। मेरे अपने प्राइवेट असैसिन्स हैं, मेरे अपने प्राइवेट शूटर हैं, किलर्स हैं, वह इसको अपने आप से निपटा देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे घर में अपने 2 शूटर्स भेज दूंगा और वे रात में जाएंगे और तुम्हें इसकी कोई ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अभी मौसम थोड़ा गर्म है और ज़्यादा नेचुरल भी है, इस काम के लिए यह आसान रहेगा। और बस करना यह होगा कि तुम जो है इस मैन के पार्टीशन को, दरवाजे को खोल करके छोड़ देना जिस समय वह सो रहा हो। इस पर डॉक्टर सदाव ने कहा, हाँ ठीक है योर एक्सीलेंसी, ये थोड़ा सा स्वाभाविक भी रहेगा और ये बात आपकी सही रहेगी। जनरल ने इस बात पर यॉर्निंग जवाई लेते हुए एक लापरवाह अंदाज में कहा, वेरी गुड, अच्छी बात है। और ये अपने असैसिन्स के बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए, अपने उन दोनों शूटर्स के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वे दोनों बहुत ही एबल और सक्षम और कामयाब शूटर्स हैं और वे जब किसी की हत्या करते हैं तो उनकी ब्लीडिंग अंदर ही अंदर होती है, बाहर खून भी नहीं गिरेगा और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी और आवाज़ भी नहीं होगी। और इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, अगर आप चाहें तो मैं टॉम की बॉडी को रिमूव करने का काम भी उन्हीं के कंधों पर डाल दूंगा, तुम्हें टॉम को हटाना भी नहीं पड़ेगा। सदाव ने सोचा कि शायद ये बहुत अच्छा रहेगा और सदाव ने इस बात पर अग्री किया। वह हाना के बारे में सोच रहा था। तो डियर लर्नर्स, इसके बाद आप अगला जो पार्ट है इस स्टोरी का आप हमारे नेक्स्ट सेशन में सुन पाएंगे और अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए और इस तरह से सारे पार्ट्स को पूरा करने के लिए देखते रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे जो लाइव सेशंस अब शुरू हुए हैं उनको आप अटेंड करते रहिए, जिसमें आपके कॉम्पिटिटिव लेवल हो या एकेडमिक्स हो, दोनों ही के सिलेबस आपके अच्छी तरह से पूरे होते रहेंगे। तो सी यू सून एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।